हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कॉलेज क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले कंपनी लॉ का सेकंड यूनिट और इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकदम आसान शब्दों में। चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के हो, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के हो, आप दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है। तो हम सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं। अगर आप ड्यू सोल में हो, आप बीबीए कर रहे हो, एफए कर रहे हो, तो ये लेक्चर, ये प्लेलिस्ट, ये वन शॉट आप सभी के लिए। और एग्जाम टाइम पे लाइव क्लासेस और वन शॉट्स भी आएंगे, क्योंकि जो ऑनर्स वाला का पेपर होता है वो थोड़ा डीपली होता है, तो उसकी क्लासेस हम एक्स्ट्रा में करेंगे। और बच्चों, अभी हम पूरे सिलेबस को अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इन यूनिट वाइज के लेक्चर्स में। अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो हम आपको करा रहे हैं। अगर आप ड्यू सोल के स्टूडेंट हो तो 100% श्योर हो कि पेपर में यही चीजें आनी है। प्लस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी लॉ, ये आपका पेपर है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। 4 क्रेडिट आपको मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी जब बनती है तो यार वो बनती कैसे, उसको लीगल एक तरीके से स्टैंप, या फिर कहां से आपको अगर कोई कंपनी बनानी हो तो कंपनी आप बना कैसे सकते हो, क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को एक बार हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना हो, एमओ यानी मेमोरेंडम, एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, ये सारी चीजें अच्छे अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना और अपने ग्रुप में शेयर कर दो भाई। हमारे लेक्चर्स आ ही रहे हैं, एचआरएम हो और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी क्लास स्टार्ट होगी, और इसका वन शॉट भी लेकर आऊंगा मैं विद डीपली सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो बने रहना चैनल पर। आज हम कंप्लीट करेंगे लेसन 5, लेसन 6 और लेसन 7, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन, कंपनी, प्रमोटर्स क्या होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड अगर आपको नोट्स और पीवाईक्यूज चाहिए, वो नोट्स, वो पीवाईक्यू जिससे पूरा पेपर आता है भाई, पूरा पेपर लीक रहता है हमारे चैनल पर, कॉलेज क्लासेस पर। तो बच्चों फटाफट से ग्रुप में जुड़ जाना। कॉमर्स विद कॉलेज क्लासेस का एक नया चैनल बनाया गया है, जिसके अंदर सारा कॉमर्स का ही लेक्चर आएगा, एमकॉम तक आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जुड़ जाना। और 50 रुपए में आप चाहो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स वगैरह ले सकते हो। सबसे पहली चीज, कोई भी कंपनी बनती है तो उसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पहले होते हैं आपके प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को लाते हैं, जो कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। एक तरीके से वही बिजनेसमैन कहलाते हैं या एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं वही कहलाते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्ट करना है तो प्रमोटर्स क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई कौन सी चीज सेल कर सकते हैं, कौन सा ऐप ला सकते हैं, वो होते हैं एक्चुअली से एक तरीके से फाउंडर भी हम उन्हें बोलते हैं। फिर वही लोग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, फिर रिसोर्सेज को, फिर सब्सक्राइबर्स को लाते हैं। सब्सक्राइबर्स यानी यूट्यूब वाले नहीं, सिर्फ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स वो लोग वो होते हैं जो उस कंपनी में कैपिटल लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, शेयर इशू करते हैं, कंपनी में हिस्सेदारी देते हैं। यानी बिजनेस को पूरा खड़ा करने में, अरेंज करने में प्रमोटर्स का ही हाथ होता है। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग तरह की जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना, स्पाइस का एक फॉर्म भरना या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, सारा चीज होता है। तो सब कुछ समझेंगे, तसल्ली से आराम से चैनल पे बने रहना। तो देखो सबसे पहली चीज, कोई कंपनी अगर बनेगी तो किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। तो देखो इन इन बातों से आपको अवगत होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला चीज इनकॉर्पोरेशन होगा, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, डीआईएन अलॉटमेंट होती है। डीआईएन नंबर वो नंबर होता है जो कंपनी के डायरेक्टर्स को दिया जाता है और पूरी लाइफ वो नंबर उनके साथ रहता है, तो वो रजिस्ट्रेशन होता है। फिर कंपलसरी इशू ऑफ पेन, ठीक है, पेन नंबर्स, ठीक है। फिर 10 नंबर इश्यूज होते हैं कंपनी के। फिर कंपलसरी इश्यूज ऑफ ईपीएफओ फॉर्म रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। फिर कंपलसरी ऑफ ईआईसी फॉर्म होता है, ठीक है। एंड टैक्स प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, कंपनी ऑपरेटिंग बैंक अकाउंटिंग कंपनी, ठीक है। एंड अलॉटमेंट ऑफ जीएसटी टिन, ये सब नंबर होते हैं। तो ये कुछ कुछ एक्टिविटीज मतलब कंपनी में कराई जाती है, जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये एक्चुअली में कहाँ रजिस्टर होता है और क्या इसकी एक्टिविटी का प्रोसेस होता है। तो चीज को समझते हैं। तो सबसे पहला आता है कि कंपनी एक्ट 2023 इंडियन कंपनी लॉ के तहत आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अंडर द एक्ट 2013। आपको पता है कि कोई भी अगर कंपनी बनती है तो 2013 एक्ट के तहत बनती है, और इसका एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है कि भाई ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये पास कराना है, यहाँ साइन कराना है, डीएससी आपको बनाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर पर करवाना पड़ता है, ठीक है। एंड प्राइमरी थ्रू द MCA2A पोर्टल, ठीक है। MCA2A एक आपका ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आप जाकर रजिस्टर करते हो। ध्यान समझना, अब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उसने इस पोर्टल को लागू कर रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड एक आपका फॉर्म होता है जो होता है स्पाइस, मतलब वही इसको स्पाइक नाम देते हैं, फॉर्म INC 32, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज होती है, मतलब कई सारे डॉक्यूमेंट को लिंक करना होता है, वो चीज भी हम देखते हैं। कहता है कि स्टेप इंक्लूड अप टू ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर
रजिस्टर डीएसी से, अब कंपनी क्या है, कोई जिंदा तो है नहीं कैसे साइन कर देगी, अंगूठा लगा देगी, तो डीएसी बनता है, इसका डिजिटल सिग्नेचर बनता है जब आप कंपनी को स्टार्ट करने रजिस्टर करते हो। मैं स्टेप एक एक समझाऊंगा, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आपका होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, बता चुका। फिर आपका आता है रिजर्व यूनिक नेम होता है, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि कंपनी पहले से एग्जिस्ट करे, जैसे कॉलेज क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कंपनी इसके अलावा कोई और नहीं होनी चाहिए, ये यूनिक होनी चाहिए, मैं किसी का कॉपी नहीं करूँ या मेरा कोई कॉपी ना करे, ठीक है। फिर आपका आता है मेमोरेंडम, MOA, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरी जान, पेपर में एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन AO या MOA से आएगा। अब MOA क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कोई कंपनी हम स्टार्ट करते हैं तो उस कंपनी में कितने लोग डायरेक्टर है, क्या कैपिटल है, कंपनी आगे चल के काम कैसे करेगी, ठीक है, वो सारी डिटेल, लायबिलिटीज क्या है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। फिर आपका आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर सारे कंपनी के इंटरनल रूल रेगुलेशंस को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो यही दोनों में फर्क होता है, धीरे धीरे करके समझेंगे हम, ठीक है। स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, तो सबसे पहले कंपनी को बनाने वाले कौन होते हैं, प्रमोटर स्टेज होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। प्रमोटर होते हैं वो जो कंपनी को फर्स्ट स्टेज पर लाते हैं, कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, ये सारा काम करते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। थिंक का बिजनेस और मनी रिसर्च करना, डिसाइड करना कि वेयर इज सक्सेसफुल और चीजों को अरेंज करना, सारा काम प्रमोटर का ही होता है। प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आपका प्रमोटर करता है। अब प्रमोटर की कंपनी में क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल एबिलिटी क्या होती है, मतलब लीगल राइट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम समझेंगे प्रमोटर्स के उससे, ठीक है। फिर कंपनी के लिए क्या प्रोफेशनल को अपॉइंट करना, ठीक है, लॉयर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, इनिशियल एग्रीमेंट्स बनाना, लैंड खरीदना, जमीन खरीदना। प्रमोटर हैव अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी एक्ट एज द ऑनेस्टली इन द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब प्रमोटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक चीज सोचे, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के भलाई के लिए सोचे, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के भलाई के लिए सोचे, कोई भी एक्शन ले। ऐसा ना हो कि प्रमोटर बिजनेस को स्टार्ट करे और खुद ही सारा का सारा पैसा रखने लग जाए या कंपनी के नाम पे फ्रॉड करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो देखते हैं अगला, पहला होगा प्रमोटर बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है, बिजनेस के लिए जो पैसा है कैपिटल अरेंज करेगा, डॉक्यूमेंट अरेंज करेगा, प्रोफेशनल को हायर करेगा, तो ये प्रमोटर्स के काम है और फुल्ली तरीके से होनेस्टली डेडिकेटेड होगा टू द कंपनी, ठीक है, इंटरेस्ट के लिए। अगला आता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जहां पर हम स्टार्ट करते हैं कंपनी को रजिस्टर करना, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में कंपनी को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, लीगली कम्स इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो कंपनी को हमें क्या करना है, अब लीगली एग्जिस्ट कराना है, ठीक है। यानी उसको एक पैन नंबर मिलेगा, उसका डीएससी बनेगा, उसका जो अपना फॉर्म है ये सब कुछ बोलेगा, आरओसी के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाएंगे, वहां पर रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ से सेकंड स्टेप से स्टार्ट हो जाता है आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो पहला होता है डीएससी बनता है, ठीक है, डिजिटल साइन सर्टिफिकेट बनेगा। दूसरा स्टेप डीएन नंबर लिया जाएगा। एंड तीसरा स्टेप चूज द कंपनी नेम, कंपनी का नाम चूज किया जाएगा। एंड प्रिपेयर द फाइल स्पाइस फॉर्म, ठीक है। तो स्पीक फॉर्म अगर जो गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये सारी चीजें की जाएंगी। अब 4 स्टेप्स हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या होगा, एमओए रेडी होगा, ठीक है। एमओए रेडी होगा कंपनी का कि भाई डायरेक्टर के पास कितना पैसा है, कौन कौन डायरेक्टर्स है, क्या क्या राइट्स है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, फ्यूचर विजन क्या है, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी लाइबिलिटीज में कितना शेयर देगी नहीं देगी, प्रमोटर्स के क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कितने लोगों से कितना पैसा उठाया गया, पूरा डिटेल एमओए में डाला जाता है, मतलब एक विजन क्या होगा कंपनी का। फिर आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, किस रूल के तहत कंपनी चलेगी, रूल रेगुलेशन क्या होंगे, वो एओए में आता है। एंड डिटेल ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स एंड एड्रेस, कंपनी कहाँ पे है, किस जगह पे है, उस कंपनी का एड्रेस, कहाँ से ऑपरेट होगी, ऑफिस वगैरह, ये सारी चीजें आपकी इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंप्लीट की जाती है। फिर आता है पे द रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, पैसे पे करते हो, रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो, जो भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करेगा। फिर होता है आफ्टर द चेकिंग एवरीथिंग, रजिस्ट्रार आरओसी इन सारी चीजों को चेक करेगी कि भाई कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, कंपनी ने किसी का नाम तो कॉपी नहीं किया, कंपनी ने कोई डॉक्यूमेंट फॉरफिट वाले तो नहीं दिए, नकली तो नहीं दे दिए, फेक तो नहीं दिए। सब कुछ करने के बाद आपको वहां से मिल जाता है सीओआई, ठीक है। सीओआई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ये आपको मिल जाता है। वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू, कंपनीज ऑफिशियली कम टू एग्जिस्ट एंड इट गिव अ सीआईएन नंबर, उसको क्या मिल जाता है, सीआईएन नंबर मिल जाता है। यानी एक बार आरओसी आइडेंटिफाई कर लेगी तो आपको दे देगी आईओस, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी एंड फिर आपको सीआईएन नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हो। यानी एक बार आरओसी चेक करेगी, ठीक है, फिर आपको दे देगी सर्टिफिकेट, क्या है ये, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी एंड उसके बाद आपको सीआईएन नंबर मिल जाएगा और आपकी कंपनी ऑफिशियली एग्जिस्ट करने लग जाएगी। तो ये प्रोसेस है, सिंपल है।
आगे देखते हैं कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद कंपनी रजिस्टर हो गई तो कंपनी चलेगी कैसे, है ना। तो यहाँ पे अब फिर ऑन पब्लिक कंपनीज, अब देखो ओनली पब्लिक कंपनीज, है ना। अब आपको मैंने को बता रखा है कि टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में मैंने एक वीडियो में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट यूनिट, उसमें कवर कर रखा है कि प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, 1% कंपनी, डोरमेट कंपनी, इतने टाइप्स की कंपनीज होती है, बहुत टाइप की है। तो जो पब्लिक कंपनीज होती हैं सबसे पहले वो सब्सक्रिप्शन लाती है, मतलब कि वो पैसा दे सकती, पैसा किससे उठाती हैं और उसके बदले शेयर जारी करती हैं, ठीक है। आप जानते ही होंगे, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट, इतना तो जान गए हो कि कंपनी में हिस्सेदारी दिया जाता है, ठीक है। कि भाई मेरा एक शेयर 100 रुपए का या 10 रुपए का है, तो तुम मुझे 10 रुपए दे दो और एक शेयर ले लो, मेरी कंपनी का छोटा सा पार्ट बन जाओ। तो वहां पर पब्लिक कंपनी सिर्फ ऐसा कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती है। तो स्टेज रिक्वायर्ड टू पब्लिक कंपनी, ठीक है, फॉर प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। अब देखो पब्लिक कंपनीज ये कर सकते हैं पर प्राइवेट कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती, पैसा नहीं ले सकती। प्राइवेट कंपनीज कुछ फंडर्स या कुछ जो उसके फाउंडर्स होते हैं वही लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसमें। व्हाट हैपन इन दिस स्टेज, अब हम क्या कर रहे हैं, तो इस स्टेज में क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। द कंपनी प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द प्रोस्पेक्टस एंड टू इनवाइट टू पब्लिक इन्वेस्ट द मनी बाय शेयर्स, ठीक है। मतलब कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस तैयार करती है। प्रोस्पेक्टस पता है कैसा होता है, लेट्स सपोज करो कुछ इस तरीके का मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। अब ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होगा, अब इस डॉक्यूमेंट को जब मैं खोलूंगा तो इसमें पूरी डिटेल दी जाएगी कि भाई कंपनी का क्या विजन है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, मतलब पूरी डिटेल एक तरीके से उस प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। आपने देखा होगा एडमिशन प्रोस्पेक्टस भी आता है जिसमें फीस क्या होगी, सेमेस्टर में आप क्या पढ़ोगे, कितने कोर्स यूनिवर्सिटी कराती है। तो प्रोस्पेक्टस ये होता है कि पूरी डिटेलिंग जिसके अंदर दी जाती है, ठीक है। जो आपका अपना यूनिट थर्ड होगा उसमें प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर इट रिसीव द एप्लीकेंट पीपल वांट टू बाय शेयर्स, ठीक है। अब जैसे ही अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, कंपनी की तारीफ की जाएगी, कंपनी ये करती है वो करती है, तो लोग क्या होंगे, थोड़े से विचलित होंगे, लालचित होंगे, कुछ भी होंगे और उसके शेयर्स खरीदना चाहेंगे, पैसा देंगे, ठीक। तो दूसरे स्टेज में पैसे इकट्ठे किए जाएंगे एंड चेक द वेदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम रिक्वायर कैपिटल हैज बीन रिसीव्ड, तो कितना पैसा उसको कंपनी को चाहिए चलाने के लिए, एक मिनिमम पैसा वो अरेंज करेगी। एंड आफ्टर गेटिंग द रिक्वायर अमाउंट, उनको अगर पैसा मिल जाएगा जितना उस कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, बाय द सब्सक्रिप्शन, बाय द इशू ऑफ शेयर टू पीपल से ले लेगी, इट अलाउड द शेयर टू एप्लीकेंट, ठीक है। तो एप्लीकेंट अब कंपनी क्या करेगी, शेयर दे देगी, ठीक है। अब शेयर्स भी आपको पता है इक्विटी शेयर्स होते हैं, अलग अलग तरह के शेयर्स होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बॉन्ड, बहुत चीजें हैं, तो उसको छोड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी डू नॉट थ्रू द स्टेज ऑफ बिकॉज कैन नॉट इनवाइट टू पब्लिक शेयर्स, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनीज कर सकती है। पब्लिक कंपनीज में एलटीडी लगता है लास्ट में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में पीवीटी एलटीडी लगता है। तो ये यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया, ठीक है, कि लाइक कॉलेज क्लासेस एलटीडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पब्लिक कंपनी, तो समझ गए पब्लिक कंपनी पैसा अरेंज करेगी। फिर आता है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, ठीक है। अब अपना बिजनेस की तरफ बढ़ेगी कंपनी। कहते हैं कि आफ्टर कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल रिसीव द कंपनी मस्ट बी फाइल डिक्लेरेशन टू रजिस्ट्रार, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, आरओसी के पास जाएगी। पहले क्या किया, कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनवाया, मतलब उसके बाद कैपिटल पैसे इकट्ठे करे एंड उसके बाद आरओसी के पास ये लोग जाते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल मस्ट फाइल डिक्लेरेशंस विद इन द 180 इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखो कंपनी के जब इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसको सीआई नंबर वगैरह मिल जाता है, तो 180 दिन के भीतर डिक्लेयर करना पड़ता है कि कंपनी के पास कितना शेयर है, कितना कैपिटल है, उसने राइज किया, कितना पैसा है। 180 दिन के भीतर आरओसी को बताना पड़ता है। ऑल शेयर होल्डर्स की डिटेल देनी पड़ती है, एग्रीमेंट ऑफ मनी ट्रांसफर, ठीक है। और जो शेयर का जो एग्रीमेंट है, यानी अगर मैंने अपनी कंपनी के लिए किससे पैसा लिया है तो उसके बदले उसको एग्रीमेंट दूंगा, तो ये सब कुछ 180 दिनों के अंदर कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक। आफ्टर द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड कंपनी अलाउड टू स्टार्ट एक्चुअल बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड टेक लोन, ठीक है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भाई सीआईएन नंबर लेने के बाद और आरओसी के पास 180 दिन में सारा कुछ शेयर्स की डिटेल एग्रीमेंट देने के बाद अब वो कंपनी बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं, उसका जो भी बिजनेस है वो कर सकती है और लोन वगैरह भी बैंक से किसी से भी ले सकती है। तो ये होता है। अब किसी कंपनी को बनाना है तो मेरे को क्या क्या कागजात चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एमओए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट एक्सप्लेन द कंपनी का नाम, रजिस्टर ऑफिस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिलेशन विद द शेयर होल्डर। समझ रहे भाई, एमओ में 4-5 बातें अच्छे से लिखी रहे, जैसे तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र होता है ना कि भाई ये जन्म लिया है, यहाँ पे लिया है, इसका ये है, तो वैसे ही एमओए में कंपनी का नाम होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, उसका एड्रेस होता है, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, भाई ये लोग क्या काम करते हैं, ये चीज। फिर आता है एओए,
ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये रूल्स पे ज्यादा फोकस करता है और रेगुलेशन पे कि ये जो कंपनी चलेगी वो किन रूल रेगुलेशंस के साथ चलेगी, ये चीजें इसमें एक्सप्लेन की जाती है। फिर आइडेंटिफाइंग द प्रूफ एंड एड्रेसेस, ठीक है, डायरेक्टर्स के डीआई नंबर्स हो गए, उनके डिटेल्स हो गई, उनके पास कितना पैसा है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें, एंड शेयर होल्डर्स की डिटेल दी जाती है। फिर प्रूफ ऑफ रजिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनओसी, प्रॉपर्टी ऑनर की कहाँ पे कंपनी है, उसका ऑनर कौन है, बिजली बिल, ये सारी चीजें, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, कहाँ पे आपका ऑफिस है, एक्चुअल में पे ऑफिस है कि नहीं है, लक्ष्मी चीट फंड सब जानते हैं कि नहीं, हेरा फेरी, आज तक वो ऑफिस नहीं मिला, कई बार ऑफिस बताते हैं यहाँ पे, घर वहां पे जाके चेक करो तो वहां पे ऑफिस ही नहीं होते, तो ये चीज भी हो जाता है कई बार। एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो प्रोफेशनल साइन करते हैं, जैसे चार्टेड अकाउंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कि कंपनी के अंदर कुछ भी इनरेगुलरिटीज नहीं है, सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट हो रखी हैं। तो ये कुछ कुछ आपके स्टेप्स हैं भाई, ठीक है। तो नोट्स वगैरह में सारी चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, देख लेना, वन शॉट भी आएगा, घबराना बिल्कुल मत ना यार, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब आता है प्रमोटर्स के क्या मतलब होते हैं यार, प्रमोटर्स मैं बता चुका हूँ, बार बार एक ही चीज नहीं बता रहा। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी के फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो कंपनी को जन्म देते हैं, जो चलाते हैं, जो टेक केयर करते हैं। कहता है सेक्शन 269 एक्ट कंपनी 2023 डिफाइन द प्रमोटर्स एज अ पर्सन हु नेम्ड ऑफ द प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो कंपनी जो होता है, उस कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी डिटेल होगा पूरा एक, उसके अंदर जो प्रमोटर उसका नाम होता है, और वही लोग डिसाइड करते हैं। हैज अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स कंपनी एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। अब कंपनी के साथ जुड़े हुए कितने भी सही गलत फायदे नुकसान होंगे, वो कंपनी के प्रोमोटर ही मैनेज करते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, ठीक है। प्रमोटर इज द पर्सन, ठीक है, ग्रुप, ग्रुप भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकते हैं प्रमोटर, प्रमोटर में ग्रुप भी हो सकते हैं और एक पर्सन भी हो सकता है। इनवाइट टू फॉर्म अ कंपनी, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, और एडवाइस देखिए डायरेक्टर्स एंड फॉलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्टिंग एट कैपेसिटी, ठीक है। तो यही है कि यही लोग इनवाइट करते हैं, ये बोर्ड ऑफ मीटिंग को तैयार करते हैं कि डायरेक्टर्स की बोर्ड के मीटिंग्स में कितने लोग होने चाहिए। अब हम आगे के पढ़ेंगे कि डायरेक्टर्स की भी चूज की जाती है कि भाई किसको डायरेक्टर बनाना है, ऐसे नहीं किसी को भी डायरेक्टर बना सकते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारी आपकी कैलकुलेशंस वगैरह होती है। अब फंक्शंस ऑफ प्रमोटर सुनते हैं ध्यान से। डिस्कवर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च, ठीक है, बिजनेस प्लान बनाना, अरेंजिंग द नेम ऑफ अप्रूवल, कंपनी का क्या नाम होना चाहिए वो अप्रूव भी कराना है, ठीक है, एंड ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम को बनाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाना, उसको अरेंज करना, पैसा फाइनेंस को, एंड अपॉइंटिंग द डायरेक्टर एंड प्रोफेशनल सीएस लॉयर को, एंड एंटरिंग द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी अभी आपको बताऊंगा कि भाई रजिस्टर होने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बने होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्स कंपनी, ठीक है। तो एक तरीके से यही मालिक होते हैं, सारा काम प्रमोटर को ही करना पड़ता है। अब प्रमोटर की उस कंपनी में क्या लीगल पोजीशन होती है वो उसको भी एक बार समझते हैं। प्रमोटर इज नॉट अ एजेंट, ठीक है, ट्रस्टी और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। प्रमोटर कोई एजेंट नहीं है, ठीक है, और कोई ट्रस्टी भी नहीं होता है और कोई एम्प्लॉय भी नहीं होता है ऑफ द कंपनी, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट बट टुवर्ड द कंपनी, ठीक है, ही स्टैंड एंड सिग्निफिकेंटली ट्रस्ट बेस्ड ऑन द पोजीशन, ठीक है। उसकी एक कंपनी में मतलब एक तरीके से एक पोजीशन है जो कंपनी को रन करता है विद द ट्रस्ट, ठीक है। प्रमोटर ऐसा नहीं होता कि अपने फायदे के लिए साइड बाय साइड काम करने लग जाए और कंपनी को भाड़ में जाने दे, या प्रमोटर ऐसा नहीं होता है कि भाई कुछ भी अपने फायदे के लिए करे, कोई पैसा आए प्रॉफिट हो तो कंपनी में इन्वेस्ट ना करे, या कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल ईयर है उसमें चीजों को शो ना करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी करे, तो लीगली तौर से कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और ये होता है फिड्यूशनरी पोजीशन, मींस की पूरा ईमानदारी से, फिड्यूशनरी मतलब लॉयल रहना, जैसे वो तुम्हारे लिए लॉयल थी कि नहीं थी बताना जरा, तो चलो उसकी बात बाद में करते हैं। तो लॉयल्टी के साथ रहना चाहिए प्रमोटर, प्रमोटर मस्ट बी एज ऑनेस्ट एंड गुड फेथ, ठीक है, सब कुछ एक्शन ले वो कंपनी के भले के लिए लेना चाहिए। ही मस्ट बी टेक अ क्रिएट अ प्रॉफिट, ठीक है, नॉट मेक प्रॉफिट, मतलब अपने लिए पर्सनली ना प्रॉफिट बनाने लग जाए, ठीक है। ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट डीलिंग एंड द बेनिफिट ऑफ द टेकन। अब वो सारी जो निर्णय लेता है या जो बेनिफिट्स होते हैं वो किसके लिए होने चाहिए, कंपनी के हित में होने चाहिए निर्णय भी, और वो डिस्क्लोज होने चाहिए भाई, लोगों के बीच में होने चाहिए, डायरेक्टर्स के बीच में होने चाहिए। प्रमोटर ये नहीं अपने फायदे के लिए सारी चीजें करे। मस्ट बी नोट मिसयूज, अपना पोजीशन का मिसयूज ना करे पर्सनल गेन के लिए। प्रमोटर मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, मतलब ऐसा ना करे कि अपने लिए बाहर से पैसा बना ले, ठीक है। रिकवर प्रॉफिट टू प्रमोटर्स, ठीक है। कैंसल प्रोटेक्ट कॉन्टैक्ट मेड विद हिम द कंपनी कैन, प्रमोटर्स एक्शन सब्जेक्ट लीगल
सिक्योरिटी एंड हैज बी लाइबल टू द लॉस कॉजेस ऑफ कंपनी एंड फ्रॉड ऑफ मिसकंसेप्शन। सिंपल सी बात है कि कंपनी के अंदर कोई नुकसान होता है या मिसकंसेप्शन होता है, मिसयूज होता है और जो जनता का पैसा वगैरह डूबता है, तो उस समय प्रमोटर का कई बार गला पकड़ा जाता है। तो प्रमोटर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि कंपनी हमारी रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और लोगों से हम डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मकान नहीं बना, पोजीशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लैट बनाएंगे और सबको उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा करते हैं ना कई बार, बहुत सारे जो रियल एस्टेट वाले इसमें स्कैम करते हैं कि भाई हमारा बिल्डिंग तैयार हो रहा है, जल्दी जल्दी से प्लॉट कट रहे हैं, आप लोग रजिस्टर कर लो। नोएडा, गुड़गांव, नागलोई, बहादुरगढ़ में दिल्ली के लोग बहुत लोग लेते हैं। ठीक है, प्लॉट कट रहा है जी, अभी रजिस्टर कर लो। तो ये होता है प्री कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी रजिस्टर नहीं हुई गवर्नमेंट अथॉरिटी के, वहां पर सीआई नंबर ये सब नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वो तैयार कर देता है। तो ये कई बार चीजें हो जाती है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय प्रमोटर्स, ठीक है, बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर द इनकॉर्पोरेट एग्जांपल्स। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे कुछ उसने मशीन खरीद ली, जैसे कुछ ने उसने एग्रीमेंट ले लिया, लीज कर लिया, ये सारी चीजें वो पहले ही कर लेते। कंपनी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा देते कि हमारी कंपनी बनने वाली है, हमें इतना पैसा दे दो। तो वो चीज होता है। लीगल स्टेटस ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, क्या बाद में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उसको वैल्यू मिलती है? तो हाँ, मिलती है, कुछ केसेस में मिलती है और कुछ केसेस में उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो देखते हैं ध्यान से, कैन नॉट बी, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी बिकॉज कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट द बिफोर बर्थ। ठीक है, अब देखो, कंपनी लीगली रजिस्टर नहीं हुई है। ठीक है, कंपनी लीगली रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन जो प्री इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, अभी कंपनी को हमने रजिस्टर नहीं किया, लेकिन ये प्री कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर कोई वर्क कर रहा है और कुछ गलत हो जाता है, तो वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ था। मतलब मान लो प्रमोटर ने कंपनी के नाम पे कुछ फ्रॉड कर दिया, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है। कंपनी कैन नॉट, ठीक है, इश्यूज एंड यूज टू सच कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कई बार जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए होते हैं वो कंपनी यूज नहीं करते रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, लेकिन करती भी है। प्रमोटर्स रिमेन पर्सनली लाइबल एंड अनलेस यूजेस ऑफ द कंपनी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जब कंपनी रजिस्टर हो रही है तो उस वक्त फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ती है, जो पुराना वाला वो है प्री कॉन्ट्रैक्ट है, वो यूज नहीं होता है। तो ये सारी चीजें कई बार होती है जब हम पहले कंपनी को बना लेते हैं। ध्यान सुनते हैं, पोजीशन अंडर लॉ इंडिया। ठीक है, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ठीक है, सेक्शन 15, सेक्शन 19, ठीक है, इन्फोर्स्ड बाय द अगेंस्ट कंपनी ओनली इफ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में बी। अब पहला जो नियम मैंने बनाया कंपनी बनाने से पहले, वो लग सकता है किन कंडीशन में? इन दो कंडीशन में। अब ध्यान से सुनो भाई, मैं प्रमोटर था, मैंने सोचा कंपनी बनाऊंगा और कंपनी मैंने रजिस्टर नहीं करी, बस बोल दिया कि एबीसी जेड नाम की मेरी कंपनी है, फटाफट से पैसा दे दो, तो उसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कंपनी मेरे प्री कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगी दो कंडीशन में। ठीक है, आप समझ गए होगे, अच्छे से आ गया होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेड द पर्पस ऑफ द कंपनी, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया गया था जो रेक्टिफाई और पूरा जांच पड़ताल के बाद पता लगता है कि भाई कंपनी का ही भला कर सकता है, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा, रजिस्टर कराया जाएगा। ठीक है, दूसरा, कंपनी एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इन कॉर्पोरेशन, दिस डन थ्रू बाय द न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्रू द बोर्ड रेजोल्यूशन। अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाएगा और उसमें कुछ नई नई चीजें चेंजेस किए जाएंगे, थोड़े बहुत चेंज किया जाएगा एंड फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दो केसेस में कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया जाए, अपडेट किया जाए, तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन टाइम। और कंपनी के अंदर जब पहले से ही जो बना हुआ रूल रेगुलेशन है वो कंपनी के भले के लिए, तब एक्सेप्ट किया जाएगा। तो तब ये चीजें होती है, प्री कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। समझ आया? तो ये था पूरा प्रमोटर का पूरा डिटेल। अब आते हैं हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो बहुत सारा पेपर वर्क को, बर्डन को हटाने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन हो रहा है ना, ऑनलाइन प्यार हो जा रहा है। ठीक, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब आप जानते ही होंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग द लीगल स्टेप्स रिक्वायर्ड अ फॉर्म। ठीक है, कंपनी यूजिंग द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है हमारी एमसीए है। ठीक है, एमसीए को तो आप अच्छे से जान ही जाइए। तो वो क्या करते हैं, इजिली, फास्टर और कंपनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाए, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के क्या स्टेप है, ध्यान से सुनिए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहला, रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इसको कौन रेगुलेट करता है? तो देखो, रजिस्ट्रेशन कंपनी जो होती है वो एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हैंडल करती है दो गवर्नमेंट बॉडीज। पहला होता है आरओसी वाली,
ठीक है, एंड दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यही दो गवर्नमेंट बॉडीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करती हैं। पहला होता है टाइप्स ऑफ कंपनी, क्या क्या हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, नॉन प्रॉफिट एनजीओ वाली कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर एलएलपी वाली कंपनी, ये सारी कंपनीज हम ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इतने टाइप की कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर मुझे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला चीज, मुझे डीएससी रेडी रखना होगा, डिजिटल सिग्नेचर। दूसरा, अपना जो टीएन नंबर है, डायरेक्टर जो मैंने बना रखे अपनी कंपनी में, उनको डीएन नंबर दिया जाता है, डायरेक्टर का नंबर होता है ये। फिर थर्ड, कंपनी का मेरे को नाम, कि भाई जो मैं नाम चूज किया हूँ वो सच में एग्जिस्ट करता भी है कि मैं कॉपी पेस्ट करके आया हूँ, तो वो चीज का ध्यान। फिर फिलिंग द मेमोरेंडम, चौथा स्टेप, कि मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम का ड्राफ्ट बना होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तुम्हारे को, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर 10 और पेन नंबर जो होता है आपका, ठीक है, 10 और पेन नंबर एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जब ऑनलाइन कंपनी को रजिस्टर करोगे आरओसी पर तो लगते हैं। देख लो भाई, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टेप, पहला स्टेप, ठीक है, डीएससी को बनवाना मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताना। डीआईएन लाना, ठीक है, एंड नेम ऑफ रिजर्व, ठीक है। अब ये जब हम अपना रिजर्वेशन करते हैं नाम का, तो यूजिंग रन ऑफ स्पाइक और पार्ट ए, ये पूरा एक फॉर्म है, ठीक है। अब इस फॉर्म को पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्पीक्स करके फॉर्म है ये, स्पीक ई करके, तो इस फॉर्म को जरूरत पड़ता है, ठीक है। और डीआईएन नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई, ठीक है, वाइल फिलिंग द स्पाइक फॉर्म प्लस फॉर्म बिलो, ठीक है। तो डायरेक्टर का टिन नंबर होता है, ये मैं बता ही चुका हूँ। डीएससी जरूरत पड़ेगी, डिन की जरूरत पड़ेगी, और एसपीएससी फॉर्म को भरना पड़ेगा। अब देखो स्टेप 4, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसपीआईसीई जो फॉर्म है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लस, ये फुल फॉर्म है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्लस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो स्पाइस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, एक बार इस फोटो के द्वारा देखते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट हो गया आपका, नेम रिजर्वेशन हो गया, इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो होता है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हो, फिर डिन नंबर, फिर पैन 10, ईपीओ रजिस्ट्रेशन, ईएसआई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एंड प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे फीचर्स आपको एसपीआईसीई फॉर्म के तहत मिलता है। बस ये समझो कि फॉर्म का नाम है, तो इस पे से सिंगल इंटीग्रेटेड फॉर्म इंक्लूडिंग, एक ही फॉर्म है ये, इसी फॉर्म के अंदर आपको इतनी सारी चीजों को जमा करना होता है, ठीक है। नेम अप्रूवल होना चाहिए पहले, तो आप जो नाम ले रहे हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डिटेल, पार्ट बी के अंदर पेन होना चाहिए, 10 नंबर होना चाहिए, जीएसटी, ईपीएफओ होता है, ईएसआई होता है, और बैंक अकाउंटिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी कि एसपीआईसीई जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पार्ट ए के अंदर आपको नाम का पूरा ध्यान रखना है कि भाई जो नाम आपका होना चाहिए एग्जैक्ट होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तब आप फॉर्म को भर पाओगे। डिटेल नीडेड फॉर्म, अब जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो क्या क्या डिटेल आपको होना चाहिए, तो कंपनी का नाम, टाइप, कैपिटल, रजिस्टर ऑफिस, ये होना चाहिए। फिर डिटेल ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, एमओए, एओई, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट डायरेक्टर कि हाँ भाई हम एग्री हैं कंपनी का पार्ट बनने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन हमारा दिया गया है वो करेक्ट है। तो ये सारी चीजें आपके एसपीआईसीई जब आप फॉर्म भरते हो तो वहां पर मांगी जाती है। आगे देखते हैं, अपलोड अ लिंक फॉर्म, ठीक है। तो हम सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और अपलोड करेंगे अपने लिंक को, मतलब लिंक पर, ठीक है। अलोंग विद एसपीआईसी अपलोड द फॉलोइंग, सबसे पहले एजीआई प्रोएस, ये याद नहीं करना, बस आप लोगों को पता नहीं, छोटे छोटे फॉर्म है, जीएसटी हो गया, ईपीएफओ हो गया, ईएसआई हो गया। यानी कल को अगर तुम लोग सीए बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएस बनोगे और कंपनी रजिस्टर करनी होगी तो इन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर ईएमओ आईएनसी 33 करके आपका फॉर्म नंबर है, फिर ईओ आईएनसी 34 है, आईएनसीजी, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्राइबर डायरेक्टर्स, ठीक है, कि भाई कितने लोग हिस्सा है मेरी कंपनी का, फिर कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपलोड को लिंक फॉर्म करना, मतलब वही आपको फॉर्म को लिंक करना होगा। अगला आता है लास्ट की पेमेंट एंड फी सिस्टम, ठीक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको क्या लगता है, अब देखो हर आरओसी का ना अपना एक स्टैम्प होता है, जैसे देखो मुंबई, चेन्नई, पटना, लखनऊ, तो अपना जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वो अपना क्या करते हैं, जैसे कोई पटना में स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, ठीक है, तो वहां का आरओसी द्वारा रजिस्टर कराएगा, तो वहां का एक तरीके से स्टैंप लगेगा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ आरओसी इशू सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन पे आप समझ ही गए होंगे, इफ एवरीथिंग इज करेक्ट आरओसी इशू सर्टिफिकेट सीओआई, ठीक है, तो इशू कर देती है आपको सर्टिफिकेट। सीओआई कंटेन करता है, सीआईयू के अंदर क्या क्या होता है ध्यान से सुनो, जो वो सीआईयू सर्टिफिकेट जारी करेंगे उसके अंदर होगा कंपनी का नाम, फिर होगा कंपनी की सीआईए नंबर, ठीक है, एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड पेन एंड 10 नंबर इश्यूज टुगेदर।
तो ये डिटेल होती है जब वो सर्टिफिकेट जारी करता है, आरओसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाता है तो, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं भाई, फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड में पासपोर्ट, वोटर आईडी, लाइसेंसेस, ये सब तुम सबको पता ही है। एनओसी होता है प्रॉपर्टी ओनर द्वारा, ठीक है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो उसकी जगह का। फिर रेंट एग्रीमेंट लग जाता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। एंड 10 वर्किंग डे डिपेंडिंग टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वेरिफिकेशन में ये सब कुछ आप जमा करोगे डॉक्यूमेंट्स, एंड 10 दिन आपके लगते हैं वेरीफाई करने में, तो देख लो आप आराम से, ठीक है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जब आप किसी भी बिजनेस को रजिस्टर करते हो, स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि भाई टाइम रिक्वायर, कई बार क्या होता है कि यूजुअली रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसमें कितना दिन लगता है, 7 से 10 दिन लगता है आपका आरओसी जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में, ठीक है। अगला कहता है बेनिफिट ऑफ आरओसी, अगर हम मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका क्या फायदा है। पहला 100% डिजिटल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है कि भाई ऑनलाइन ही हो रहा है, कहाँ पे फॉर्म रुक रहा है, क्या गलत है, सब कुछ होता है। उसका फास्टर होता है एज थ्रू द एसपीआईसी, मतलब ये ऑनलाइन जो हम फॉर्म के अंदर सारी चीजें करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एसपीएससी के पैन 10 जीएसटी ये सब कुछ होता है। नो नीड टू फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, एंड सस्ता भी पड़ता है और सिंपल भी पड़ता है, तो ये फायदे हो गए। अगला आता है एमओए, क्या होता है ये मैं बता भी चुका हूँ, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एमओए होता है लीगल डॉक्यूमेंट होता है एक तरीके से, जिसमें कंपनी के जो लीगल कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं, ठीक, कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, ये सब कुछ मैं बता ही चुका है ना। ये कंटेन करता है कंपनी की आइडेंटिटी, नेम, ठीक है, कहाँ पे है, या कंपनी का आउटसाइड ऑफ इंडिया में क्या रिलेशन है, या आउटसाइड वर्ल्ड में क्या रिलेशन है। एज पर सेक्शन 256 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, एमओए मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी ओरिजिनली फॉर्म एंड अल्टर्ड द टाइम टू टाइम, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म होती है और मेमोरेंडम कई बार अल्टर भी होते हैं, मतलब चेंज भी होते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एमओए, एमओए की क्यों आवश्यकता पड़ती है। देखो, इट लेज डाउन द बाउंड्रीज विद द कंपनी एंड कैन ऑपरेट, तो एक तरीके से मेमोरेंडम बताता है कि भाई कंपनी कहाँ कहाँ ऑपरेट करेगी और क्या क्या चीजों पे फोकस करेगी, एक बाउंडेशन एक तरीके से क्रिएट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि एनी एक्शन टेक आउटसाइड ऑफ एमओए इज कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस। अब देखो, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर एंड इट इनवैलिड। कई बार हमारा जो मेमोरेंडम हमने तैयार किया है, ठीक है, उससे, उस पावर से, या फिर जो मेमोरेंडम में जो बातें लिखी गई थी ना कि कंपनी यही चीजें करेगी, उससे ज्यादा जब वो कोई चीज करते हैं या कुछ इलीगल कर लेते हैं या बाउंड्रीज को कंपनी जब तोड़ देती है, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायर, याद रखना अल्ट्रा वायर, ठीक। बियॉन्ड द पावर इज इनवैलिड, ठीक है। एक्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्म आउटसाइड द अबाउट द कंपनी, ठीक है, आउटसाइड द कंपनी। तो एक तरीके से मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह होता है। जैसे मान लो कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, तो कंपनी के बारे में जानना चाहेगा ना, तभी पैसा देगा। तो वो उस मेमोरेंडम को देखता है और पता लगाता है कि भाई कंपनी क्या काम कर रही है, तब वो पैसा लगाएगा ना, क्योंकि कोई आउटसाइडर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई पर्सन है, कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, कोई प्रोडक्ट डील कर रहा है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देता है। इन्वेस्टर, क्रेडिटर, स्टेक होल्डर रिले ऑन द एमओए, ठीक है। तो जो पैसा लगा रहा है, जो स्टेक होल्डर है या जो लोग हैं, वो सब कुछ एमओए को पढ़ते हैं कि कंपनी के बिजनेस को समझ सके। तो एमओए कंपनी के डिटेलिंग को डिस्क्राइब करता है एक तरीके से। फिर कंटेन एमओ एज पर द सेक्शन 4 कंपनी एक्ट, ठीक है, एमओए बनाया जाता है एज पर द सेक्शन 2000 सेक्शन 4 2013। एमओए कंसिस्ट द फॉलोइंग 6 क्लॉजेस, ठीक है। अब एमओए के अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला आता है नेम क्लॉज, जो भी नाम रखा गया कंपनी का वो एग्जैक्ट रखा जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसके आगे एलटीडी लगना चाहिए पब्लिक कंपनी में, ठीक है। और अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट ही एलटीडी रखना चाहिए। यानी कि मेमोरेंडम के अंदर नाम आपको सही रखना है, कोई नाम फेक नहीं होना चाहिए, कोई नाम कॉपीड नहीं होना चाहिए, कंपनी जिस टाइप की है उस टाइप का नाम आपको देना है। तो पहली चीज ये होता है, नेम का क्लॉज होता है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रार ऑफिस क्लोज, ठीक है। कहता है सिचुएशन क्लोज जिसे कहा जाता है, कहता है कि स्टेट दैट कंपनी रजिस्टर ऑफिस इज लोकेटेड, ठीक है, कि कंपनी कहाँ पे है ये बताया जाता है। पटना में है, गुजरात में, चेन्नई में, ये चीज, ठीक है। डिटरमाइन द जुडिशनरी रजिस्ट्रार, ठीक है, कि वो किस आरओसी के तहत में आता है। कहता है ना कि एसडीएम ऑफिस होता है, ये हमारे जिले का एसडीएम ऑफिस है, तो वैसे ही कंपनी जब रजिस्टर कराते हैं तो एक पूरा इलाका होता है, वहां की
आरओसी से मैटर करता है, मतलब वहां की जो आरओसी होगी वो उसको रजिस्टर करेगी। फिर आता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लॉसेस, ठीक है। अब क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्यों ये क्लॉज बनाया जाता है, तो इट डिफाइन द मेन बिजनेस ऑफ एक्टिविटी कंपनी, कंपनी एक्चुअली में क्या करती है वो चीजें, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पस, कंपनी का पर्पस क्या है, क्यों बनाई गई है कंपनी, ठीक है। एंड इंसिडेंशियल ऑब्जेक्ट है, एक्टिविटीज सपोर्ट द मेन बिजनेस, क्या क्या चीजें करेंगे बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए। कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एक्टिविटी बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, तो जो कंपनी ने डिसाइड किया है, ठीक है। अब कंपनी को ये कहे कि मैं तो बम बनाऊंगा, सबको उड़ा दूंगा, मैं गांजा सप्लाई करूंगा, ऐसा ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ये चीज होता है, तो ये सब कुछ मेमोरेंडम में लिखा होता है इसलिए। फिर आता है लेबिलिटी क्लॉज, कि भाई मान लो कि किस किस मेंबर पे कितना कर्जा है, या कोई अगर कोई दिक्कत आती तो कोई कर्जा भर सकता है कि नहीं, कितना परसेंट, अगर कंपनी लॉस जाएगी तो जो प्रमोटर है उतना चुका सकते नहीं चुका सकते, 50% लायबिलिटी है या पूरी लायबिलिटी है, नुकसान हो तो कौन भरेगा, ये चीजें, ठीक है। तो स्टेट दैट लायबिलिटी मेंबर्स, ठीक है, लिमिटेड शेयर्स बाय लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, लिमिटेड बाय द गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, तो ये सारी चीजें होती है कि भाई शेयर्स कितना पे जारी किया जाएगा, कितना कितना शेयर, मतलब कंपनी का 100% तो शेयर नहीं दिया जा सकता किसी को, तो कितना शेयर दिया जा सकता है, ठीक। उसके बाद से गारंटी वगैरह क्या है भाई, किस लॉसेस पे, कहीं कंपनी बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, तो प्रमोटर अपनी जेब से पैसा कितना भरेगा, नहीं भरेगा, कितना पे करेगा, ये सारी चीजें होती है इसमें, ठीक। उसके बाद आता है कैपिटल क्लोज, ठीक है, कि कंपनी को चलाने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, या जो एक शेयर ला रहे हैं वो एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपए, 1000 रुपए, ये सारी चीजें, ये पैसा जो लाया गया है वो कहाँ से लाया गया। तो कैपिटल क्लोज भी होता है, लायबिलिटी क्लोज भी होता है, नेम क्लोज होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अगला आता है सब्सक्राइबर क्लोज, कि अगर कितने लोगों ने उस कंपनी में पैसा डाला है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका सिग्नेचर, पर्सन, फर्स्ट शेयर होल्डर, ये सारी चीजें भी आपकी सब्सक्राइबर क्लोज में होती हैं। तो कहता है एटलीस्ट टू टू इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर तो 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए, मतलब जो पैसा डाले, 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, एंड 1 पर्सन में एक ही चलेगा। तो कंपनीज के टाइप होते हैं और अलग अलग सब्सक्राइबर के नंबर ऑफ मतलब संख्या होती है, तो ये चीज भी मैटर करती है, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है अल्टरनेशन ऑफ मेंबर ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। मान लो हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया था, कंपनी जब स्टार्ट करे थे आज से 10 साल पहले, करेक्ट, पास भी होगा, रजिस्टर हो गई। अब हमें लग रहा है कि भाई अब 10 साल बाद टेक्नोलॉजी बदल गई है, या आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ गया एक्सटर्नल, तो मेमोरेंडम को भी चेंज करना पड़ेगा, नए रूल रेगुलेशन उसमें भी एंटर करने पड़ेंगे, ऑल्टर करने पड़ेंगे। तब हम क्या करते हैं, द कंपनी एक्ट अलाउ कंपनी अल्टर देयर एमओए, तो एमओए में कुछ कुछ चीजें चेंजेस कर सकते हैं, बट ये नहीं कि आराम से उठे गांजा बेचेंगे कल से, हैं गांजा माल फूकेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन फिर से रूल रेगुलेशन के तहत किए जाएंगे। तो पहली चीज होता है जनरल प्रोसीजर होता है आपका फॉर अल्टरनेशन सेक्शन 13 के तहत, बोर्ड मीटिंग टू अप्रूव द चेंजेस, ठीक है। जो एक बोर्ड मीटिंग तैयार की जाएगी वही चेंजेस को अप्रूव करेगा, तब होगा। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा शेयर होल्डर्स के लिए, और जनरल मीटिंग कराई जाती है बाय शेयर होल्डर, एंड जनरल मीटिंग कराई जाएगी, तब वो रिजोल्यूशन पास होगा। फिलिंग विद द आरओसी इन द फॉर्म ऑफ एनजीटी 14 विद इन द 30 डेज, ठीक है। तो अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, आरओसी में जाकर एक फॉर्म फिल करना होगा, एमजीटी 14 विद इन द 30 डेज, कि आप कोई चेंज चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तो 30 दिन के अंदर आपको ये एमजीटी फॉर्म भरना आरओसी में जाकर, रजिस्ट्रार ऑफिस में। इन सम केसेस अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल डायरेक्टर नीडेड, ठीक है। अब कुछ कभी कभी मेमोरेंडम में बहुत बड़ा चेंज करना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर रीजनल डायरेक्टर से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। आरओसी अपडेट्स द एमओए आफ्टर द वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस आपके एमओए को चेंज कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा जो भी अल्टरनेशन है, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंटेशन देखेगा वैलिड है, सही चीज है, तब करेगा। तो कई बार एमओए को चेंज भी किया जाता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ अल्टरनेशन क्लॉज वाइज, ठीक है, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। कई बार होता है चेंज द नेम, कंपनी को नेम चेंज करना हो, रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशंस अप्रूव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब मतलब अगर हमारे को नेम चेंज करना हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आरओसी में जाना पड़ेगा, मतलब आरओसी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, न्यू सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जब हमें नाम चेंज कराना हो, तो ये स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट आता है चेंज इन रजिस्टर ऑफिस क्लोजेस, ठीक है। अब मेरा हो सकता है भाई मैं पहले पटना में बिजनेस करता था, अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ चेन्नई में, तो मेरा रजिस्ट्रार ऑफिस भी तो चेंज होगा। तो ये चीजें भी होती है। और कई बार मैं पटना की एक जगह पे बिजनेस कर रहा था, अब मैं पटना में किसी और जगह बिजनेस कर रहा हूँ, तो इंटरसिटी चेंजेस भी होते हैं, तो ये वहां पे आपको करने पड़ते हैं। तो शिफ्टिंग द सेम सिटी सिंपली फाइलिंग विद आरओसी, उसी आरओसी में जाना है अगर सेम ही सिटी में चेंजेस कर रहे हो तो आप जगह को चेंज कर रहे हो। एड्रेस पहले मैं ए 412 में पढ़ा रहा था, अब मैं ए 832 में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे चेंजेस का, ठीक है। शिफ्टिंग द वन सिटी फ्रॉम अनदर से सेम स्टेट, स्पेशल रेजुलेशन आपको नोटिस लाना पड़ता है कि अगर आप दूसरी जगह या चेंज कर रहे हो सेम सिटी के अलावा अनदर सिटी में जा रहे हो तो। फिर शिफ्टिंग वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो तो रिक्वायर अप्रूवल ऑफ आर रीजनल डायरेक्टर या अलोंग विद स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर आप पूरा स्टेट चेंज कर रहे हो तो आपको इस पे ध्यान देना है। फिर चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोजेस, ठीक है। तो कभी कभी जो आपके कंपनी का विजन है, ऑब्जेक्ट्स है, उसमें चेंज ला रहे हो तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। वही इट कंपनी हैज बी राइज मनी पब्लिक थ्रू द प्रोस्पेक्टस, एडिशनल कंडीशन मस्ट बी स्पेशल रेजोल्यूशन पास, डिटेल पब्लिक पब्लिश न्यूज़पेपर एग्जिस्ट आर द। तो ये कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जब क्या होगा, कंपनी अपना विजन चेंज कर देगी या ऑब्जेक्टिव चेंज करेगी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, डिटेल पब्लिश को हमें न्यूज़पेपर में डिटेल को पब्लिश करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को बताना पड़ेगा ना। एंड एग्जिट ऑप्शन मस्ट बी गिवन टू द आपके डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे हो तो मान लो जो शेयर होल्डर है वो नहीं रहना चाहते क्योंकि अब उनका विजन अब मतलब नहीं मैच कर रहा, तो उसको ऑप्शन भी देना पड़ता है। तो इस तरीके से अल्टरेशन होती है। फिर चेंज इन लायबिलिटी क्लोज, ठीक है। पहले कंपनी बंद हो रही थी तो कंपनी का जो मालिक था 100% पैसा दे देता, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं मैं 50% ही पैसा दूंगा, कंपनी का नुकसान होगा, कुछ भी चीज होता है। तो कैन ओनली बी डन इफ कंपनी कन्वर्टिंग फ्रॉम लिमिटेड टू अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो इसमें ये क्लॉज तभी चेंज हो सकता है जब हमारी लिमिटेड टू अनलिमिटेड लायबिलिटी में चेंज किया जाए। रिक्वायर कंसेंट ऑल मेंबर एंड स्पेशल रिजोल्यूशन, तो इसमें भी स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है और सारे मेंबर्स की कहीं ना कहीं कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर चेंज इन द कैपिटल क्लॉजेस, कई बार क्या होता है कंपनी 1 लाख पे बिजनेस कर रही थी, अब वो 2 करोड़ पे बिजनेस करना चाहती है तो कैपिटल राइज करे। कैन बी ऑलरेडी पासिस टू ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अथराइज एओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत, ठीक है। आप कैपिटल चेंज अगर चाहते हो तो एओए के अंदर चेंजेस लाने होंगे। यूज टू इंक्रीज द अथॉरिटी कैपिटल सब डिवाइडिंग शेयर्स एंड कंसोलिडेटिंग द शेयर्स, ठीक है। तो उसका में जब आप चेंज करते हो मेमोरेंडम के अंदर तो ये वही है। चेंज इन सब्सक्रिप्शन क्लॉजेस, ठीक है। हम पहले शेयर बेच रहे थे तो अब अलग तरीके से होते हैं। नॉट यूजुअली अल्टर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन अनलेस द ऑर्डर ऑफ कोड एंड ड्यू टू मिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो होता है सब्सक्रिप्शन वाला क्लॉज होता है कि जो लोग मेरे कंपनी के हिस्से बने थे पैसा देकर, उसके अंदर जो चेंज होता है वो तभी चेंजेस हो सकता है जब कोर्ट वगैरह से ऑर्डर हो या जब कभी-कभी मिसकंसेप्शन या मिसयूज हो जाए, ठीक है। अगला आता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये एक तरीके से इंटरनल की रूल बुक्स होती है। इंटरनल रूल बुक होती है कि कंपनी मेरी इंटरनली कैसे चलेगी, जो डिफाइन करती है कि कंपनी किन किन रूल रेगुलेशन के साथ चल रही है। ध्यान से समझना, ठीक है। गवर्नेंस, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। इट एक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स, ठीक है। कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, इंटरनली हमारी कंपनी कैसे चलेगी, क्या हमारे टारगेट्स होंगे, ये हम सबको तो नहीं बता सकते ना। तो इंटरनली जब कोई चीजें डिस्कस होती है रूल रेगुलेशन, तो उसे वहां पे बनाया जाता है एओए, ठीक है। आउटलाइनिंग द शेयर होल्डर राइट, डायरेक्टर ड्यूटीज एंड प्रोसीजर इशू शेयर होल्डर डिवाइड एट द मीटिंग, ठीक है। तो मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि भाई शेयर होल्डर किस किस को बनाना है, डिविडेंड किसको देना है, किसको कितना हिस्सा देना है। ये कंपनी का अपना निर्णय है ना, ये गवर्नमेंट तो नहीं कहेगी कि भाई कितने रुपए में अपने शेयर जारी करो, गवर्नमेंट तो नहीं कहेगी कि भाई इतना कैपिटल रेज करो। तो कुछ राइट्स कंपनी के अपने भी होते हैं और राइट्स लिखे रहते हैं एओए के अंदर, ठीक है। इन सिंपल वर्ड एओ इज अ रूल बुक यूजर मैनुअल टू यूज द कंपनी, ठीक है। एज पर द सेक्शन 25 ए कंपनी एक्ट 2013 आर्टिकल्स मीन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस कंपनी ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय द अल्टर टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल लिस्ट, ठीक है। अब इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये होता है कंपनी खुद डिसाइड करती है और एओ कभी कभी चेंजेस होते हैं, अल्टर होने भी चाहिए। अब पहले हम रूल जिस रूल से कंपनी चला रहे थे अभी भी उसी रूल से चलाएंगे तो क्या पता लॉस पहले जैसे हो रहा था अभी भी हो, तो उसमें भी थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। तो ये है।
अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई? तो देखो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि गवर्नेंस, देयर रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर, कंपनी और मेंबर के बीच में क्या रिलेशन है ये पता होना चाहिए, है ना। डे टू डे आपके ऑपरेशन जो होंगे वो किस रूल के तहत होंगे, ये चीजें हेल्प टू इंश्योर स्मूथ इंटरनल गवर्नेंस। ठीक है, कंपनी के अंदर सारी चीजें अच्छे से चलती रहेंगी, इसके लिए भी जरूरत पड़ती है। ऑल एक्ट डिसीजंस आर कंपनी मस्ट बी लिमिट्स विद द एओए। ठीक है, तो सारी कंपनी जो डिसीजन लेगी वो एओए के तहत, इस रूल बुक के तहत, जैसे एक देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, वैसे ही कंपनी को चलाने के लिए एओए की जरूरत होती है। एक्ट एज द एओए इनवैलिड अनलेस टू रेटिफाई द ऑल मेंबर्स इट अलाउड बाय द लॉ। ठीक है, तो फालतू चीजों को हटाते हैं, ठीक है, और जो कंपनी है लॉ वगैरह के तहत ही इसको बनाया जाता है। फिर आता है कंसेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एओए इंक्लूड द रूल्स, ठीक है, इश्यूज एंड ट्रांसफर शेयर्स। तो इसमें कैसे कैसे रूल होते हैं भाई एओए में, पहले कि शेयर कैसे इशू किए जाएंगे, कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर, अपॉइंटमेंट एंड पावर मीटिंग्स, ठीक है, डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यूज द मतलब किस तरीके से हम अपने शेयर होल्डर्स को मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी आर्टिकल्स के अंदर मैनेज किया जाता है, अपॉइंटमेंट, पावर्स, ये सारी चीजें। फिर आता है अल्टरनेशन ऑफ एओए। अगर मेरे एओए पहले बना रखा था, अब उस एओए के अंदर चेंजेस चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हैं? लीगल प्रोविजन होना चाहिए। सेक्शन 14 कंपनीज एक्ट 2001 के 2013 के तहत इस चीज को फिर से हम एओए के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। कंपनी में भी अल्टर द आर्टिकल्स पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रोवाइड द एक्ट एंड अप्रूवल द सर्टेन अथॉरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें भी कुछ अथॉरिटीज के द्वारा आपको एओए में अगर चेंज कर रहे हो तो आपको अपने रूल रेगुलेशंस को पास आउट कराना पड़ेगा। क्या प्रोसीजर होना चाहिए? ठीक है, अल्टरेशन के लिए पहला होल्ड बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए टू पर्पस ऑफ अल्टरेशन, क्यों हम अल्टर चेंज कर रहे हैं एओए में, जिस एओए रूल रेगुलेशन के पहले हम जिसके तहत काम कर रहे थे अब क्यों नहीं कर रहे हम, ये चीज होता है। फिर टू कॉल द जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स, इशूज नोटिस टू जनरल मीटिंग टू, ठीक है, एटलीस्ट 21 क्लियर डे नोटिस मेंबर, और एंड एक पास है स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन होने चाहिए। फिर आपके नोटिस वगैरह इशू होने चाहिए जनरल मैनेजर को कि भाई हम एओए की एक मीटिंग रख रहे हैं, एंड उसके अंदर एटलीस्ट 21 डेज होने चाहिए क्लियर नोटिस के अंदर क्लियरली कि हम अब अपनी कंपनी के अंदर एओए के अंदर ये चेंजेस कर रहे हैं। तो ये चीज होती है। एंड फाइल एमजीटी 14 फॉर्म होता है विद आरओसी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एटलीस्ट 75% अप्रूवल टू प्रेजेंट वोटिंग। ठीक है, अब एओए में चेंज कर रहा है लेकिन जो कंपनी के लोगों के अंदर वोटिंग राइट्स है, कम से कम उस चेंज को 75% वोट मिलना चाहिए, तब जाके एओए में अगर कोई रूल है, एओए में कोई रूल है तो वो चेंज हो सकता है। तो ये होता है विद इन 30 डेज अ पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन अटैच द क्लेरिफाइड कॉपी, स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर आपको पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है स्पेशल रिजोल्यूशन का कि भाई मैं अपने स्पेशल रिजोल्यूशन में चेंज चाहता हूँ, एओए के अंदर चेंज चाहता हूँ। तो ये सारी चीज होती है। आरओसी वेरिफिकेशन करती है और रजिस्ट्रेशन करती है। आरओसी रजिस्टर्ड अल्टर आर्टिकल्स अपडेट द कंपनी रिकॉर्ड्स। ठीक है, फिर ये सारी चीजें होती है, उसके बाद अल्टर हो जाता है कंपनी रिकॉर्ड्स के अंदर, ये चीज हो जाता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अल्टरनेशन, कब कब हम अल्टरेशन नहीं कर सकते? पहली चीज, all those company have a wide power to alter AOB, there are immense sections। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे sections है उनके अंदर कंपनी क्या कर सकती है, अपने अल्टर कर सकती है AOA को। तो मस्ट बी नॉट गो टू बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। अब एओए में हम चेंज कर रहे हैं लेकिन वो इस तरीके से चेंज होना चाहिए कि एमओए के साथ मैनेज करके, हमने एमओए में बहुत मेमोरेंडम में बहुत सारी बातें लिख दी और एओए में दोनों को मैच नहीं करा रहे, एओए में बहुत बड़ा चेंज लिख दिया, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। मस्ट बी लीगल होना चाहिए और लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट शुड डिस्पेयर एंड शेयर होल्डर टू राइट अनफेयरली। ठीक है, किसी के साथ एओए में गलत नहीं होना चाहिए, एओए में जो रूल रेगुलेशन हम ला रहे हैं वो किसी के साथ भी ऐसा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन या गलत ना करे, ये चीज होती है और कंपनी के हित में होना चाहिए, वही सारी बातें होती है। एमओए और एओए में क्या फर्क है, ये पेपर पूछा जाता है। ये विजन और मिशन को बताता है, ये रूल और रेगुलेशंस को होता है। एक्ट विद अ एमओए, ठीक है, और कैन नॉट बियॉन्ड द एमओए। ठीक है, एमओए के बियॉन्ड नहीं जा सकते, और एओए एमओए से एसोसिएट होता है। फिर इसमें जनरल गवर्नमेंट सेक्शन 8 अप्रूवल होता है। हार्डर टू अल्टर, इसको चेंज करना एमओए को मुश्किल होता है लेकिन एओए को चेंज करना आसान होता है। इसमें लोग क्या कर देते हैं, वोटिंग वगैरह कर देते हैं। फिर इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है, इसमें इंटरनल गवर्नमेंट मैनेजमेंट होती है। फाइलिंग इसमें INC 13 होती है कंपनी, इसमें मैंडेटरी टू INC 31 फॉर्म होता है। तो एमओए और एओए में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका डेक्टोरेन कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो डेक्टोरेन कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है कि एक हमारे पास ना कंपनी है, ठीक है, अब ये कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस निकाला, अपना एमओए निकाला। अब एक पर्सन आए, पर्सन ए नाम के, इन्होंने पढ़ा वढ़ा नहीं, तुरंत उन पे साइन कर दिया, तो ये इस कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं।
तो ये कंपनी के साथ ये कोई आउटसाइडर मान लेते हैं इनको, ठीक है, ये आउटसाइडर बंदे हैं, तो ये इनके साथ कुछ गलत ना करे, ठीक है, आउटसाइडर आके कंपनी के साथ कोई गलत ना करे। अब ऐसा माना जाता है कि कोई भी आउटसाइडर आ रहा है या कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो एमओए को पढ़ के आ रहा है। जो कंपनी ने पब्लिकली डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं कि मैं ये काम करता हूँ, कंपनी में ये चीज है, कंपनी क्या काम करती है, वो सब कुछ एक कोई जो बाहर का पर्सन आ रहा है वो पढ़ के आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं डेक्टोरिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। इट कंस्ट्रक्टिव नोटिस लीगली प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी एंड प्री-अज्यूम द नॉन द मतलब कंपनी के साथ जो पर्सन डील कर रहा है वो ऑलरेडी कंपनी के बारे में सब कुछ जानता है। ये डॉक्यूमेंट हमारे को ये बताता है। कल को कोई ये नहीं कर सकता कि मैं तो कंपनी के बारे में जानता नहीं था, मैंने खरीद लिया, मैं तो कंपनी पे केस कर रहा हूँ। कंपनी का ऐसा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि भाई जो बंदा इंटरेस्टेड है कंपनी के अंदर, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराती है ऑफिशियल वेबसाइट पर, आरओसी कंपनी, वो सारा इंसान जानता है। अब लीगल बेसिस क्या होते हैं इससे? अंडर द कंपनी एक्ट 2013 सर्टेन कंपनी डॉक्यूमेंट्स लाइक एमओए स्पेशली प्रोवाइड कराती है। वंस द डॉक्यूमेंटेशन फाइल्ड दे बिकम अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एक बार जब कंपनी जारी कर देती है अपने डॉक्यूमेंट को, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। अब वहां पे पब्लिक की गलती है कि पब्लिक ने उसको इग्नोर किया, अच्छे से पढ़ा नहीं, पब्लिक का ध्यान नहीं गया। कई बार हम बैंक में जाते हैं ना, साइन कर देते हैं, हमें पता नहीं लगता है, अरे मैंने तो नशे में साइन कर दिया, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, मेरे पास चश्मा नहीं था, मैंने ऐसे आधा ऐसा कर दिया। तो वो चीज यहाँ पे नहीं चलती है। ऐसा माना जाता है कि जब आप कंपनी का हिस्सा बन रहे हो, कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए थे, ठीक है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो, बताए रखा है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होता है? पब्लिक का एक्सेस बढ़ता है। एक तो अगर इजी तरीके से गवर्नमेंट पूरा डॉक्यूमेंट रखेगी कंपनी, तो इजीली जो भी बंदा डील करेगा उसको फेथ आएगा कंपनी पे। फिर लोग अवेयर भी होते हैं कि भाई कंपनी के, अगर कंपनी के साथ मैं डील कर रहा हूँ और कंपनी के डॉक्यूमेंट मैंने नहीं पढ़े, तो कल को कंपनी पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये चीज होता है। एज्यूम द नॉलेज प्रोटेक्ट द कंपनी, कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाता है, पब्लिक को एक्सेस दिया जाता है और नॉलेज वगैरह गेन कराया जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है भाई? कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, केयरफुली, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कल को कंपनी और लोगों के बीच में, ठीक है। ये चीज होता है। कुछ लिमिटेशंस ऑफ डॉक्ट्रिन भी होती है। समटाइम्स क्लोजेस हार्ट, कई बार जो बंदा आया है वो इतना समझदार नहीं होता, कहता ना भाई बाबूजी मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहाँ पे साइन करूँ, मेरे को इतना पढ़ा लिखा नहीं, मेरे को समझ नहीं आता। कई बार होता है ऐसा, बैंक के अंदर होता है कि नहीं होता? लेकिन तो कई बार जो रूल रेगुलेशंस लिखे रहते हैं ना, पता है, बैंक के अगर आप सारा रूल बुक पढ़ लेना, कोई इंसान बैंक पे लोन ले ही ना, अगर पूरा वो जो 10-12 पेज का उनका होता है ना, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है हमारे यहाँ पे, इंडिया में तो खासकर। तो वो होता है कि भाई वो लोग कई बार वो टफ बना देते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, आम जनता नहीं समझ पाता। इट्स अ लीगल फिक्शन, मीनिंग में ये सारी चीजें रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो ये कभी कभी डॉक्ट्रिन में कमी होती है। अगला आता है रिलेशंस विद अनदर डॉक्ट्रिन, इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? कहता है कि डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट इज एक्सेप्शंस, ठीक है। डॉक्ट्रिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कई बार क्या होता है कि जो नोटिस बनाया गया है, ठीक है, अब हमारे को इंडोर मैनेजमेंट का हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, इसका सब कुछ ब्यौरा हम पब्लिकली लोगों को नहीं दिया जा सकता। तो ये चीज होता है। कहता है कि वाइल डॉक्ट्रिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द कंपनी, द डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर, ठीक है। तो जो आपका इंडोर डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट होता है, ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कि भाई जो तुमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, क्या पता कंपनी ने अच्छे से नहीं बनाया, तो आउटसाइडर की भी कई बार गलती नहीं होती है ना, कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई शेयर होल्डर है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, बस इतना समझ लो। अकॉर्डिंग टू इंडोर मैनेजमेंट रूल, आउटसाइडर नॉट बी एक्सपेक्ट द कंपनी इंटरनल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो अब इंडोर मैनेजमेंट में जो कंपनी के इंटरनल रूल रेगुलेशंस है, वहां पे बाहरी बंदा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो बाहरी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, वो इंटरनली कंपनी ने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया होगा। जैसे मान लो कोई लोन लेने गए कंपनी में हम, ठीक है, तो उस कंपनी ने किसी आउटसाइडर को लोन दिया, तो उस लोन को पास करने के लिए जो कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी वो सही हुई थी, और वो सही करना पड़ता है। तो आउटसाइडर का तभी तो राइट्स प्रोटेक्ट होगा। तो ये चीज होता है, कंपनी कहीं फ्रॉड ना कर दे आउटसाइडर के साथ, तो इसलिए किया जाता है। ये कुछ कुछ केस हुए थे, रामा मूर्ति ऐसा करके 1934 में। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, ठीक। अब डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायर क्या होता है? अल्ट्रा वायर मैंने आपको बताया था कि जो रूल रेगुलेशन हमने बनाया है, उस रेगुलेशन को तोड़कर बियॉन्ड द अगर हम काम करते हैं, तो उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायर। तो द टर्म ऑफ अल्ट्रा वायर लैटिन फ्रेज द मीन्स द बियॉन्ड ऑफ द पावर। तो कंपनी जो डॉक्ट्रिन में मेंशन करती है, उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। कई बार कंपनी अगर करेगी गलत, तो जो आउटसाइडर है, जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी के साथ बंदा जुड़ा है, उसको नुकसान होगा। तो ये होता है एज पर द कंपनी एक्ट नेवर
कंपनी क्रिएट अ स्पेसिफिक पर्पस मेंशन इन द एमओए, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना जो एमओए में नहीं है, आप अपने पर्पस के लिए अलग नहीं करो, धोखा नहीं दो, ठीक है। एंड एक्टिविटी आउटसाइड दोज द पर्पस ऑफ अल्ट्रा वायर, ठीक है। आउटसाइडर के साथ कुछ भी आपको गलत नहीं करना है। अब पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन का क्या पर्पस होता है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना, आउटसाइडर को। इंश्योर द कंपनी डज नॉट मिस यूज द कैपिटल ऑफ बियॉन्ड द लीगल पावर। अब कंपनी के पास जो पैसा है उसका मिस यूज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन, जो ये डॉक्यूमेंटेशन होगा। इट कंपनी टू स्कोप ऑब्जेक्टिव, वहां पे पैसा लगाना जहां पर वो होगा। अब अल्ट्रा वायर एक्ट का क्या फायदा है? द एक्ट इज वॉइड, कैन नॉट बी रेटिफाइड, ठीक है। तो अब इस एक्ट के तहत कोई भी चीज आपके एमओए में अगर दे रखा है, उसी रूल रेगुलेशन और उसी पैसे का यूज करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। द कंपनी कैन नॉट बी यूज परफॉर्मेंस टू अल्ट्रा वायलेट री कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक बार अगर गलत कर दिया तो फिर उस समय फिर कंपनी को फिर भुगतान करना पड़ता है। और ये डायरेक्टर हैव बी पर्सनली लायबल टू लॉस कॉजेज ऑफ अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो कंपनी में जो नुकसान होगा और एक्स्ट्रा पावर का मिसयूज करने की वजह से, तो वो डायरेक्टर लोग ही झेलेंगे, कोई और नहीं झेलेगा। इफ मनी बोरोड फ्रॉम द अल्ट्रा वायर पर्पस, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पावर के लिए, कुछ मिसयूज के लिए अगर पैसा निकाल रहे हैं, तो इट कैन बी रिकवर्ड बाय अनलेस ट्रांसेबल, तो उसके लिए कंपनी को प्रोटेक्ट कोई नहीं किया जाएगा। फिर लीडिंग केसेस कुछ कुछ हुए हैं, ठीक है। रेलवे कार्गो करके लिमिटेड कंपनी है वहां पे। डॉक्ट्रिन इंडोर मैनेजमेंट, ये आपको मैं बता ही दिया, ठीक है। एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है एक, जिसके अंदर जो पर्सन है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल द मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंटरनल डिसीजंस मीटिंग आर नोट, सो आउटसाइडर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड द वेरीफाई इंटरनल कंप्लायंसेस, ठीक है। तो इंटरनल कंप्लायंसेस जो है वो आउटसाइडर नहीं देख सकता, लेकिन हाँ, इंटरनल कंप्लायंसेस जो कंपनी के वो सही होने चाहिए ताकि आउटसाइडर को नुकसान ना हो। तो यही था आपका लेक्चर। ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना। कंडीशन ऑफ अप्लाइंग डॉक्ट्रिन, आउटसाइडर मस्ट बी गुड फेथ, ठीक है। आपका फेथ होना चाहिए, भाई विश्वास करता है। एंड इट एक्ट मस्ट बी विद द अपरेंट अथॉरिटीज के ऑफिसर्स के साथ, एंड मस्ट बी नॉट सस्पिशियस इनलीगल, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन, ठीक है। एक्चुअल नॉलेज, इनरेगुलरिटीज, आपके पास सच में नॉलेज होना चाहिए। सस्पिशन, इनरेगुलरिटीज, ये सारी चीजें होती है। एक बार आप इसको पढ़ना, फिर समझ आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें, फॉर्जरी नहीं होना चाहिए। मतलब कई बार आप कंपनी के पास गए और कहा कि मैं तो आउटसाइडर था, मेरे साथ गलत हो गया, और आप फेक डॉक्यूमेंट लेके चले गए, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं, ठीक है। तो इसमें फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये चीज भी होता है। डॉक्ट्रिन को जो हक होता है कंपनी का होता है, और ये चीज होता है। इंडोर मैनेजमेंट देख लो और कंस्ट्रक्टिव नोटिस देख लो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस होती है एज्यूम आउटसाइडर हैव रीड द पब्लिकली, ये कंपनी के लिए। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी के लिए, और इंडोर मैनेजमेंट बाहरी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, आउटसाइडर को अच्छा फेथ प्रोवाइड करने के, एंड कंपनी के अगेंस्ट जो इग्नोरेंस करता है कोई कभी कभी। क्योंकि देखो, इंसान भी गलत हो सकता है और कंपनी भी गलत हो सकती है। कभी ए भी गलत हो सकता है, कभी सी भी गलत हो सकती है, करेक्ट। इन दोनों के बीच में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें होता है, इसके लिए दोनों चीजें बनाई जाती है। तो इंडोर मैनेजमेंट होता है आपके आउटसाइडर के लिए, और कंपनी के लिए होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने इस वीडियो में कवर करे। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें सब्सक्राइब करना, अपना डाउट कमेंट करना, और आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हो, वन शॉट चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।